सोचो, तुम्हें एक मशीन के सामने बैठाया जाता है। यह मशीन तुम्हारे दिमाग से जुड़ जाएगी और तुम्हें वो हर एक्सपीरियंस दे सकती है जो तुम चाहो। अनलिमिटेड हैप्पीनेस, लव, एक्साइटमेंट, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ। तुम उस मशीन में एंटर करोगे और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यह फेक है। तुम्हारे लिए वह लाइफ 100% रियल होगी। अब सवाल है, क्या तुम उस मशीन में जाना चाहोगे? थोड़ा रुककर सच में सोचो। अगर तुम हाँ कहते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए फीलिंग्स ही सब कुछ है, चाहे वो फेक ही क्यों न हो। लेकिन अगर तुम ना कहते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए ट्रूथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन अगर रियलिटी इम्परफेक्ट हो। यहीं से एक डीप फिलोसफिकल क्वेश्चन शुरू होता है। क्या हमें सच में रियलिटी चाहिए या सिर्फ अच्छा महसूस करना है? हम सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, हाईलाइट मोमेंट शेयर करते हैं। धीरे धीरे हम खुद भी एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी में जीने लगते हैं। तो फर्क क्या है उस मशीन और हमारी लाइफ में? यह आइडिया फिलोसफी में एक्सपीरियंस मशीन के नाम से जाना जाता है और यह हमें चैलेंज करता है कि हम असल में क्या वैल्यू करते हैं, ट्रुथ या इल्यूजन। आपका स्वागत है मेरी इस फिलोसफी सीरीज में। इन वीडियोस में हम मुश्किल फिलोसफीज को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। तो चलते हैं फिलोसफी के इस हसीन और मिस्टीरियस सफर पर। फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम एक क्लासिकल इशू है जो इकोनॉमिक्स, एथिक्स और पॉलिटिकल फिलोसफी में आता है। इसका मतलब है जब कुछ लोग किसी शेयर्ड रिसोर्स या सर्विस का फायदा लेते हैं तो उसके कॉस्ट या मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं करते। यह प्रॉब्लम एक बड़ा सवाल उठाती है जिसे कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम कहा जाता है। जब लोगों के पास ऑप्शन हो कि वे खुद अफोर्ड ना करें और दूसरों पर डिपेंड रहे, तो हम कैसे इंश्योर करें कि सब लोग अपना रोल निभाएं? चलो इसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस सिस्टम टैक्सी से चलती है। कुछ लोग टैक्सी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं लेकिन बसेस फिर भी यूज करते हैं। ऐसे ही एक ऑफिस या स्कूल प्रोजेक्ट में कुछ लोग कम मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाकी टीम काम पूरा कर देगी। नेशनल डिफेंस में पूरे देश के लोग सिक्योरिटी का बेनिफिट लेते हैं, चाहे उन्हें डायरेक्टली मिलिट्री को सपोर्ट किया हो या नहीं हो। तो अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर बहुत ज्यादा लोग फ्री राइड करने लगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। जैसे अगर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पे नहीं करेगा तो बसें चल ही नहीं पाएंगी। यह कॉन्सेप्ट क्लोजली जुड़ा हुआ है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन से, जहां लोग शेयर्ड रिसोर्सेज जैसे ओशन में फिश को ओवर यूज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोग संभाल लेंगे, और प्रिजनर डायलेमा से, जहां इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं लेकिन रिजल्ट सबके लिए बुरा निकलता है। एक डेली लाइफ एग्जांपल सोचो अपार्टमेंट बिल्डिंग में पानी का टैंक है। अगर कुछ लोग पानी वेस्ट करते रहें यह सोचकर कि बाकी लोग तो बचा रहे होंगे, तो धीरे धीरे सबके लिए पानी कम पड़ जाएगा। अब इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट टैक्सेशन लॉज यूज करती है ताकि पब्लिक गुड्स फंड हो सके। ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड और पेनल्टीज देती हैं ताकि लोग पार्टिसिपेट करें। कई जगह सोशल नॉर्म्स काम करते हैं जैसे पीयर प्रेशर या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी फ्री राइडर प्रॉब्लम आज एक बड़ी चैलेंज है। क्लाइमेट में अगर दूसरे कंट्रीज इमिशन कम नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूं? वोटिंग में मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? ये प्रॉब्लम हमें दिखाती है कि ह्यूमन कोऑपरेशन आसान नहीं है। सिर्फ रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलता। कई बार रूल्स, सिस्टम और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, तभी सोसाइटी स्मूथली चल पाती है। द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये टर्म फिलोसोफर डेविड कैमलस ने दिया था। इसका मतलब है कि माइंड की फिलोसफी का सबसे डीप और कंफ्यूजिंग सवाल कि फिजिकल ब्रेन एक्टिविटी से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे और क्यों पैदा होता है। न्यूरोसाइंस ने ब्रेन को समझने में काफी प्रोग्रेस की है, जैसे न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, परसेप्शन कैसे काम करता है और मेमोरीज कैसे स्टोर होती हैं। इन सब को अक्सर इजी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है क्योंकि ये फंक्शन और प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। लेकिन हार्ड प्रॉब्लम इनसे आगे जाती है
ये पूछता है हम चीजों को एक्सपीरियंस क्यों करते हैं। जब हम रेड कलर को देखते हैं तो वो फील क्यों होता है। पेन सिर्फ एक सिग्नल क्यों नहीं बल्कि सच में दर्द क्यों लगता है। यही सवाल सबसे ज्यादा मुश्किल है। यह प्रॉब्लम खासकर मैटेरियलिज्म के लिए चैलेंज है। यह आइडिया कि सब कुछ इंक्लूडिंग माइंड सिर्फ फिजिकल चीजों से बना है। अगर ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है तो फिर ये अंदर से एक सब्जेक्टिव रियलिटी क्यों क्रिएट करती है। सोचो, एक एग्जांपल है, अगर हम एक बहुत एडवांस्ड रोबोट बना दे जिसमें न्यूरॉन्स की जगह सर्किट्स हो, तो क्या वो भी इंसानों की तरह कॉन्शियसनेस फील करेगा, या फिर वो सिर्फ ऐसा बिहेव करेगा जैसे वो कॉन्शियस है लेकिन अंदर से कुछ फील ही नहीं करेगा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, मतलब जब कोई सिस्टम एक सर्टेन लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचता है तो कॉन्शियसनेस अपने आप पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग जैसे पैम्पसाइज्म को मानते हैं। उनका कहना है कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी ये छोटे से छोटे पार्टिकल में भी किसी फॉर्म में मौजूद हो सकती है। इतने सालों की रिसर्च के बाद भी कॉन्शियसनेस का हार्ड प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं हुआ। ये सवाल हमें बहुत डीप टॉपिक्स तक ले जाता है, जैसे फ्री विल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी सच में कॉन्शियस हो सकती है, रियलिटी का असल नेचर क्या है। अगर हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हम दुनिया को जिस तरह एक्सपीरियंस करते हैं वो क्यों करते हैं, तो शायद हम अभी भी ये समझने से बहुत दूर हैं कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। गाया हाइपोथेसिस। गाया हाइपोथेसिस एक आइडिया है जो कहता है कि अर्थ और उसके बायोलॉजिकल सिस्टम मिलकर एक सिंगल सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं जो लाइफ के लिए सुटेबल कंडीशन बनाए रखता है। इस आइडिया को 1970s में साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक ने प्रपोज किया था। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लाइफ सिर्फ एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं करती बल्कि खुद एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाए रखने में एक्टिव रोल निभाती है, जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करना, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को बैलेंस करना और ओशियंस की सैलिनिटी को कंट्रोल करना, ताकि अर्थ लंबे समय तक हैबिटेबल बनी रहे। लवलॉक की थ्योरी ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज करती है। पहले ऐसा माना जाता था कि लाइफ बस एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलती है, लेकिन उनका कहना है कि लाइफ अपने सराउंडिंग को भी शेप करती है। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल जितना है वो सिर्फ जियोलॉजिकल प्रोसेस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये मेनली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट और एल्गी की वजह से है, जो लगातार ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं और एक स्टेबल बैलेंस बनाए रखते हैं। इसी तरह ओशन की सैलिनिटी का मतलब इसके अंदर नमक का स्तर कितना है, करोड़ों सालों से एक लिमिटेड रेंज में बना हुआ है, जबकि नेचुरल इरोजन के कारण इसे बहुत ज्यादा साल्टी हो जाना चाहिए था। लवलॉक के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट होता है, अगर ज्यादा गर्मी हो तो स्वेटिंग होती है, अगर ठंडा हो तो बॉडी हीट बचाती है। उसी तरह गाया हाइपोथेसिस कहती है अर्थ भी एक तरह का सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। हालांकि गाया हाइपोथेसिस को कई बार गलत समझाया जाता है, जैसे लोग सोचते हैं कि अर्थ कॉन्शियस है या सच में अलाइव है, लेकिन लवलॉक ने साफ कहा कि ये कोई मिस्टीरिकल बिलीफ नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और फीडबैक लूप्स की बात है। फिर भी यही हाइपोथेसिस कंट्रोवर्शियल रही है। क्रिटिक्स का कहना है कि एवोल्यूशन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पर काम करती है, पूरे प्लेनेट पर नहीं, और लाइफ एनवायरनमेंट को जानबूझकर रेगुलेट नहीं करती। इसके बावजूद गाया थ्योरी के कुछ आइडियाज मॉडर्न अर्थ सिस्टम साइंस, क्लाइमेट स्टडीज और सस्टेनेबिलिटी डिस्कशन में शामिल हो चुके हैं, खासकर यह समझने में कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है। अंत में गाया हाइपोथेसिस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, हम अर्थ पर सिर्फ पैसिव इनहेबिटेंट्स नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ लाइफ और एनवायरनमेंट लगातार एक दूसरे को शेप करते आए हैं, चाहे यह पूरी तरह एक्सेप्ट हो या नहीं। लेकिन क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और उस फ्रेजाइल बैलेंस के बारे में हमारी सोच को बदल दिया जो अर्थ को एक लिविंग वर्ल्ड बनाए रखना चाहता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक आइडिया है जो कहता है कि हमारी रियलिटी, जिसे हम रियल वर्ल्ड समझते हैं,
शायद एक हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है, ना कि असली फिजिकल रियलिटी। इस आइडिया को फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने पॉपुलर बनाया। उनका कहना है कि अगर कोई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ जाए तो वो ऐसे सिमुलेटेड वर्ल्ड्स बना सकती है जो बिल्कुल रियल लगे और जिनमें रहने वाले कॉन्शियस बीइंग्स को यह पता भी ना हो कि वे एक सिमुलेशन का हिस्सा है। बोस्टन का आर्गुमेंट प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड करता है। उनका कहना है कि इन 3 पॉसिबिलिटीज में कम से कम एक सच होना ही चाहिए। सिविलाइजेशन कभी उस लेवल तक पहुंचती ही नहीं कि जहां वे एडवांस सिमुलेशन बना सके, जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन या टेक्नोलॉजी लिमिट के कारण। दूसरा, सिविलाइजेशन उस लेवल तक पहुंचती है लेकिन सिमुलेशन चलाने का डिसीजन नहीं लेती। या तीसरा, हम ऑलमोस्ट निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। अब सोचो, अगर कोई सिविलाइजेशन रियलिस्टिक सिमुलेटेड बीइंग बना सकती है तो एक नहीं बल्कि लाखों या अरबों सिमुलेशन बना सकती है। अगर ऐसा है तो सिमुलेटेड बीइंग्स के नंबर्स रियल बीइंग से बहुत ज्यादा होंगे। इस हिसाब से स्टैटिस्टिकली ज्यादा चांस है कि हम सिमुलेटेड हो, ना कि रियल। यह आइडिया कई डीप सवाल उठाता है। फ्री विल क्या सच में है या ये सब प्री प्रोग्राम्ड है? कॉन्शियसनेस असली है या सिर्फ कोड का रिजल्ट है? रियलिटी का असली नेचर क्या है? यहाँ हम एक सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम वीडियो गेम्स जैसे GTA, माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर्स को देखते हैं। अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए कि हम गेम कैरेक्टर्स खुद सोच सकें और फील कर सकें तो उन्हें लगेगा कि उनका वर्ल्ड ही रियल है। ठीक उसी तरह हम भी शायद किसी गेम के अंदर हो सकते हैं, बस हमें पता ही नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और भी आते हैं। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हम कभी उससे बाहर निकल सकते हैं? क्या सिमुलेटर कोई गॉड लाइक एंटिटी हो सकता है? क्या सिमुलेशन के अंदर और सिमुलेशन हो सकते हैं, यानी इन्फिनाइट चेन ऑफ रियलिटीज? लेकिन कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं यह हाइपोथेसिस अनफाल्सिफिएबल है, यानी इसे प्रूव या डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता, इसलिए यह साइंटिफिकली वीक है। दूसरे लोग कहते हैं अगर हम सिमुलेशन में भी है तब भी प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमुलेशन भी कंसिस्टेंट रूल्स फॉलो करती है जिन्हें हम फिजिक्स के लॉ के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें मजबूर करती है कि हम एग्जिस्टेंस के बारे में अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करें। अगर हम सच में सिमुलेशन में हैं तो हम ये कैसे जानेंगे? और अगर हमें पता चल भी जाए तो क्या हमारी जिंदगी में कुछ बदलेगा? स्केप्टिसिज्म एक फिलोसफिकल पोजीशन है जो नॉलेज की सर्टेनिटी पर डाउट करता है। यह पूछता है क्या हम सच में किसी चीज को पूरी तरह श्योर होकर जान सकते हैं? यह आइडिया हमें मजबूर करता है कि हम अपने बिलीव्स, परसेप्शन और रियलिटी के बारे में फिर से सोचें कि हम नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं। क्या हमारी सेंसेस सच में ट्रस्टवर्दी हैं? सबसे शुरुआती स्पेक्टिक्स में से एक थे फायर ऑफ एलिस। उनका कहना था कि इंसान को हर चीज पर जजमेंट सस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी मिल ही नहीं सकती। बाद में फिलोसोफर रेने डिस्कार्टे ने रेडियल स्पेक्टिज्म इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने हर चीज पर डाउट किया, यहाँ तक कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस पर भी। उन्होंने एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, एविल डेमोन, जो हमें एक फॉल्स रियलिटी में फंसा सकता है। लेकिन डिस्कार्टे को एक चीज पर सर्टेनिटी मिली, कोगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब अगर मैं डाउट कर रहा हूं तो मैं एग्जिस्ट करता हूं, क्योंकि डाउट करने के लिए एक थिंकर होना बहुत जरूरी है। स्पेक्टिसिज्म के अलग अलग फॉर्म हैं। एम्पिरिकल स्पेक्टिसिज्म यह क्वेश्चन करता है कि हमारी सेंसेस रिलायबल है या नहीं, क्योंकि इल्यूजन और होलिनेशन में हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एग्जाम्पल्स कभी कभी अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। परसेप्शन हमें कंफ्यूज कर सकता है। दूसरा है मोरल स्पेक्टिसिज्म। यह कहता है कि मोरलिटी कोई फिक्स ट्रूथ नहीं बल्कि ह्यूमन कंस्ट्रक्ट हो सकती है। एग्जाम्पल, एक कल्चर में जो सही माना जाता है दूसरे में गलत हो सकता है। थर्ड, रिलीजियस स्पेक्टिसिज्म। यह गॉड, मिरेकल और सुपरनेचुरल क्लेम को क्वेश्चन करता है और एविडेंस मांगता है। मान लो व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है, कल से इंटरनेट बंद हो जाएगा। अगर तुम बिना चेक किए मान लेते हो तो यह ब्लाइंड बिलीफ है, लेकिन अगर तुम डाउट करके वेरीफाई करते हो तो यह स्पेक्टिसिज्म है। स्पेक्टिसिज्म साइंस, फिलोसफी और डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें सिखाता है एविडेंस मांगना।
लॉजिकल सोच रखना, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करना। प्रॉब्लम कब होती है? अगर स्पेक्टिसिज्म बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो यह सोलिपिसिज्म बन सकता है, जहां इंसान मान लेता है कि सिर्फ उसका माइंड ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सब अनसर्टेन है। इससे रियल वर्ल्ड में मीनिंगफुल कनेक्शन बनना मुश्किल हो जाता है। फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने मॉडरेट स्पेक्टिसिज्म को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि हम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी तो नहीं पा सकते, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी और एक्सपीरियंस के आधार पर रैशनल बिलीफ बना सकते हैं। इटर्नलिज्म वर्सेस प्रेजेंटिज्म, इन दोनों के बीच डिबेट टाइम और एग्जिस्टेंस के नेचर को लेकर है। इटर्नलिज्म कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बराबर रियल है, जबकि प्रेजेंटिज्म कहता है कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही रियल है, पास्ट खत्म हो चुका है और फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इटर्नलिज्म क्या कहता है? इटर्नलिज्म के अकॉर्डिंग पूरा टाइम एक ब्लॉक यूनिवर्स की तरह है। जैसे स्पेस में अलग अलग जगहें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, वैसे ही टाइम के सारे मूवमेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसे समझने के लिए इमेजिन करो, जैसे एक मूवी रियल होती है, उसमें पूरी मूवी, पास्ट सीन, करंट सीन, फ्यूचर सीन एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन हम एक समय पर सिर्फ एक फ्रेम देख पाते हैं। यह आइडिया साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अगर इटर्नलिज्म सही है तो फ्यूचर पहले से कहीं ना कहीं मौजूद है और कॉन्सेप्ट जैसे फेट और डिटर्मिनिज्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वहीं प्रेजेंटिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ अभी की मूवमेंट मतलब प्रेजेंट ही रियल है, पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर अभी बना ही नहीं। यह व्यू कॉमन सेंस से ज्यादा मैच करता है। जो कल हुआ है वो सिर्फ मेमोरी है, जो कल होगा वो अभी अननोन है। इसीलिए प्रेजेंटिज्म कहता है रियलिटी लगातार चेंज हो रही है और हम उसी फ्लो में जी रहे हैं। सोचो तुम एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, इटर्नलिज्म के हिसाब से पूरा मैच स्टार्ट से एंड तक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस तुम उसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहे हो। प्रेजेंटिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ करंट बॉल ही रियल है, बाकी पास्ट हो चुका है और फ्यूचर अभी बना ही नहीं। प्रेजेंटिज्म के क्रिटिक्स कहते हैं कि साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि टाइम कैसे फ्लो करता है। दूसरी तरफ इटर्नलिज्म को समझना टफ है क्योंकि यह हमारे डेली एक्सपीरियंसेस के खिलाफ जाता है। मीरियोलॉजिकल पैराडॉक्स, मीरियोलॉजिकल पैराडॉक्स फिलोसफी की उस ब्रांच से आता है जिसे मीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी यह स्टडी के पार्ट्स और उसका वोल मतलब पूरा सब्जेक्ट के बीच क्या रिलेशन होता है। यह पैराडॉक्स एक बेसिक सवाल उठाता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट सच में अपने पार्ट्स से अलग एग्जिस्ट करता है या फिर वह बस अपने पार्ट्स का कलेक्शन ही है। यह हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है, आइडेंटिटी, कंपोजिशन और एग्जिस्टेंस के बारे में। इसका एक फेमस एग्जांपल है शिप ऑफ थीसियस। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हमारी सेकंड वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। इस पजल को शिप ऑफ थीसियस कहा जाता है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक शिप है, उसके पार्ट्स धीरे धीरे रिप्लेस कर दिए जाते हैं। कुछ टाइम बाद उसके सारे ओरिजिनल पार्ट्स बदल चुके हैं। सवाल, क्या वह अभी वही सेम शिप है? अब एक और ट्विस्ट है, पुराने पार्ट्स को लेकर एक दूसरा नया शिप बना दिया जाता है। अब आप बताओ इसमें असली शिप कौन सा है, नए वाला जिसमें नए पार्ट्स हैं या पुराने वाला जो ओरिजिनल पार्ट से बना है? यहाँ एक और डेली लाइफ एग्जांपल देखो। मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन है, तुम उसकी बैटरी बदलते हो, फिर स्क्रीन बदलते हो और फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट सब पार्ट बदल देते हो। क्या वो अब भी वही फोन है या एक ये नया फोन बन चुका है? इसमें अब एक और एक्सट्रीम व्यू है जिसे मीरियोलॉजिकल नाइलिज्म कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग कंपोजिट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे एटम्स, फंडामेंटल पार्टिकल यही सब बस रियल हैं। मतलब टेबल, कार, ह्यूमन ये सब लेबल्स हैं। असल में ये सिर्फ पार्टिकल्स का ग्रुप है, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं। मीरियोलॉजिकल पैराडॉक्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ पार्ट्स का सम है तो वोल की आइडेंटिटी कहाँ से आती है? और अगर ऑब्जेक्ट पार्ट से ज्यादा कुछ है तो वह एक्स्ट्रा चीज क्या है जो उसे यूनिटी देती है? यह पैराडॉक्स आज भी मॉडर्न मेटाफिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिंपल दिखने वाले सवाल को डीप बना देता है। क्या चीज किसी ऑब्जेक्ट को वही ऑब्जेक्ट बनाती है? क्या चेंज होने के बाद भी आइडेंटिटी सेम रहती है? और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात,
शायद हम जिन चीजों को सॉलिड रियलिटी मानते हैं वो सिर्फ पार्ट्स का अरेंजमेंट ही हो। क्वाइटिज्म क्वाइटिज्म एक फिलोसफिकल अप्रोच है जो कहता है कि बहुत सारे फिलोसफिकल प्रॉब्लम असल में लैंग्वेज या सोच की गलत समझ से पैदा होते हैं। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की जगह कभी कभी इन डिबेट्स में पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। यानी हर सवाल का अल्टीमेट आंसर ढूंढना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ सवाल वैसे भी मीनिंगलेस या अनसॉल्वेबल होते हैं। इस आइडिया को फिलोसोफर लुडविग विटनगेस्टाइन ने काफी स्ट्रांगली सपोर्ट किया। उनका मानना था कि फिलोसफी के ज्यादातर प्रॉब्लम लैंग्वेज के मिसयूज से आते हैं। लोग वर्ड्स को गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं और फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। विटगेस्टाइन के अकॉर्डिंग हमें डीप फिलोसफिकल सवालों को सोल्व करने की बजाय यह समझना चाहिए कि यह कंफ्यूजन लैंग्वेज की वजह से आ रही है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, लोग पूछते हैं फ्री विल एग्जिस्ट करती है या नहीं, या सेल्फ क्या होता है। क्वाइटिज्म कहता है कि शायद ये सवाल ही गलत तरीके से पूछे गए हैं। अलग सिचुएशन में इन वर्ड्स का मीनिंग अलग होता है। जब हम उन्हें मिक्स कर देते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डेली लाइफ में ऐसा होता है। मान लो दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। एक कहता है फ्रीडम मतलब कुछ भी करना और दूसरा कहता है फ्रीडम मतलब रूल्स के अंदर रहकर जीना। दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन फाइट इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों सेम वर्ड को अलग मीनिंग में यूज कर रहे हैं। क्वाइटिज्म कहता है ऐसी डिबेट को अननेसेसरीली स्ट्रेच करने का कोई फायदा नहीं। यह आइडिया सिर्फ फिलोसफी तक लिमिटेड नहीं, ताओइज्म और कुछ बुद्धिस्ट टीचिंग में भी यही अप्रोच मिलती है, जहाँ फोकस होता है इनर पीस पर, अटैचमेंट कम करने पर और अननेसेसरी मेंटल स्ट्रगल से बचने पर। यहाँ अल्टीमेट ट्रुथ ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है कि हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं क्वाइटिज्म थोड़ा ज्यादा पैसिव है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अवॉइड करता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम। लेकिन जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि बहुत सारे फिलोसफिकल प्रॉब्लम एक्चुअली उतने डीप होते ही नहीं जितना लगता है, बस उन्हें कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में पेश किया जाता है। सिंपल शब्दों में समझे तो क्वाइटिज्म यह सिखाता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस यह समझ लेना कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है वह काफी होता है। जब लैंग्वेज क्लियर हो जाती है तो कई बड़े फिलोसफिकल पजल अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस एक आइडिया है जो कहता है चॉइसेस होना जनरली अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वह चीज़ एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और डिससेटिस्फैक्शन का कारण बन जाती है। साइकोलॉजिस्ट बैरी सक्वाज ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा ऑप्शन होने से इंसान ज़्यादा हैप्पी नहीं बल्कि कई बार कम हैप्पी हो जाता है। आज की दुनिया में हमारे पास हर चीज़ के लिए लिमिटेड चॉइस है। कैरियर, रिलेशनशिप, शॉपिंग, लाइफ डिसीजन, हर जगह ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी ज़्यादा चॉइसेस देखकर इंसान अक्सर ओवरवेल्म्ड फील करता है। उसे लगता है कि डिसीजन लेना मुश्किल हो गया है। इसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं, जहां इंसान डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या चुने। अगर वह डिसीजन ले भी ले तो भी वह प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। बाद में रिग्रेट या फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत चॉइस कर ली है या कोई बेटर ऑप्शन छूट गया है। बैरी सक्वाज ने डिसीजन मेकर्स के दो टाइप में डिवाइड किया। एक होते हैं मैक्सिमाइजर, जो हमेशा अब्सोल्यूट बेस्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे हर पॉसिबल ऑप्शन को कंपेयर करते हैं लेकिन फिर भी अक्सर सेटिस्फाइड नहीं होते। दूसरी तरफ होते हैं सेटिस्फिसर, जो गुड इनफ ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जनरली ज्यादा हैप्पी रहते हैं। इससे एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि हर बार परफेक्ट चॉइस ढूंढने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कई बार गुड इनफ को एक्सेप्ट करना मेंटल पीस के लिए बेहतर होता है। डेली लाइफ में देखें, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जब 5 ऑप्शन होते हैं तो जल्दी डिसीजन हो जाता है, लेकिन जब 500 ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूजन और बढ़ जाती है और हम बार बार कंपेयर करते रहते हैं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ज़्यादा फ्रीडम हमेशा अच्छी होती है या कभी कभी कम चॉइसेस होने से लाइफ ज़्यादा सिंपल और फुलफिलिंग बन सकती है। कई बार कम ऑप्शन ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे देते हैं क्योंकि तब हम ओवर थिंकिंग और रिग्रेट में नहीं फंसते। मोरिस पैराडॉक्स एक इंटरेस्टिंग फिलोसफिकल पजल है जिसे फिलोसोफर जी.ई. मूरी ने इंट्रोड्यूस किया था।
इसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ सेंटेंस लॉजिकल पॉसिबल तो होता है लेकिन सुनने में इरेशनल लगता है। एक एग्जांपल से समझिए, इट इज रेनिंग बट आई डोंट बिलीव इट इज रेनिंग। यह स्टेटमेंट लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, क्योंकि यह पॉसिबल है कि बाहर सच में बारिश हो रही हो लेकिन किसी इंसान को उस पर बिलीफ ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ लॉजिक में नहीं बल्कि बिलीफ के लेवल पर आती है। ऐसा बोलना अब्सर्ड लगता है क्योंकि जब हम कुछ असर्ट करते हैं तो नॉर्मली हम उस पर बिलीफ भी रखते हैं। यानी अगर कोई कह रहा है बारिश हो रही है तो एक्सपेक्टेड है कि वह खुद भी इस बात को सच मानता है। अगर वह साथ में यह भी कहे कि मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता तो उसके बिलीफ सिस्टम में मिसमैच दिखता है। यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मुझे बिलीव नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनते ही लगता है कि कुछ गलत है। दर्द का एक्सपीरियंस खुद ही एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना देता है, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट इरेशनल लगता है। यह पैराडॉक्स हमें बिलीफ, सेल्फ अवेयरनेस और रैशनैलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह दिखाता है कि बिलीफ सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता बल्कि उसमें एक इंटरनल कमिटमेंट होता है। यह बात सच है। फिलोसफी ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज में इस पैराडॉक्स पर बहुत स्टडी हुई। यह सवाल उठाता है कि बिलीफ का असली मतलब क्या है। अगर बिलीफ का मतलब है कि हम किसी चीज को सच मानते हैं तो फिर खुद के बिलीफ को डिनाई करना एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है, भले ही वह स्ट्रिक्ट लॉजिक में कॉन्ट्राडिक्शन न हो। साइकोलॉजी में यह आइडिया दिखाता है कि खासकर कोग्निटिव डिसोनेंस में, जहाँ इंसान एक ही समय दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ रख सकता है। जैसे कोई जानता है कि स्मोकिंग हार्मफुल है लेकिन फिर भी वह खुद को जस्टिफाई करता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। यहाँ भी बिलीफ सिस्टम में टेंशन पैदा होता है। मूरिस पैराडॉक्स हमें यह समझने में हेल्प करता है कि बिलीफ और सेल्फ अवेयरनेस आपस में डीपली जुड़े हैं। यह एक ऐसा केस है जहाँ प्रॉब्लम लॉजिक में नहीं बल्कि इंसान के सोचने के तरीके में होती है। कोपरनिकन प्रिंसिपल एक आइडिया है जो कहता है कि इंसान या अर्थ यूनिवर्स में कोई स्पेशल या प्रिविलेज्ड पोजीशन होल्ड नहीं करता। इस प्रिंसिपल का नाम साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस के नाम पर रखा गया, जिन्होंने यह दिखाया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं बल्कि वह सन के अराउंड घूमती है। पहले लोग मानते थे कि अर्थ ही सब कुछ का सेंटर है और बाकी सब उसके आसपास घूमता है, लेकिन कोपरनिकस के मॉडल ने इस बिलीफ को तोड़ दिया और बताया कि अर्थ बस एक प्लेनेट है, बहुत सारे प्लेनेट में से एक। इस आइडिया ने हमारी पूरी सोच को बदल दिया। आज के टाइम में इस प्रिंसिपल को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी तक एक्सटेंड किया गया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी और यहाँ तक कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कोई खास या यूनिक नहीं हो सकता। हम बस एक बहुत बड़े और इनडिफरेंट कॉस्मोस का छोटा सा हिस्सा है। यह आइडिया एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सजेस्ट करता है कि अगर लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट कर सकती है तो चांसेस हैं कि यूनिवर्स के और भी प्लेसेस पर लाइफ हो सकती है। यह मीडियोक्रिटी प्रिंसिपल को भी सपोर्ट करता है जो कहता है कि अर्थ और ह्यूमैनिटी शायद एवरेज है, कोई स्पेशल केस नहीं। लेकिन इस प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं अर्थ एक्चुअली काफी अनयूजुअल है क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स लाइफ पॉसिबल है जो शायद हर जगह पॉसिबल न हो। इससे लगता है कि हमारी पोजीशन पूरी तरह रैंडम भी नहीं हो सकती। फिर भी कोपरनिकन प्रिंसिपल साइंटिफिक थिंकिंग को शेप करता रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स बहुत विशाल है और हम शायद उतने सेंट्रल नहीं जितना हम पहले मानते थे। सोक्रेटिक आयरनी एक रिटोरिकल टेक्निक है जिसे फिलोसोफर सोक्रेटिक यूज करते थे। इसमें वह जानबूझकर खुद को इग्नोरेंट या हम्बल दिखाते थे ताकि सामने वाले के बिलीफ में छुपी कॉन्ट्राडिक्शन बाहर आ सके। इसका सिंपल मतलब है फाइंड इग्नोरेंस, यानी ऐसा दिखाना कि मुझे कुछ नहीं पता, जबकि असल में वह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर रहे होते हैं। सोक्रेट्स लोगों से डायलॉग करते थे और सिंपल इनोसेंट क्वेश्चन पूछते थे। सामने वाला इंसान जो खुद को नॉलेजेबल समझता था कॉन्फिडेंटली अपने आंसर देता था, लेकिन सोक्रेट्स धीरे धीरे और क्वेश्चन पूछते रहते थे जिससे उस इंसान की रीजनिंग में फ्लो और कॉन्ट्राडिक्शन सामने आने लगती थी। आखिर में ऐसी सिचुएशन आ जाती कि उस व्यक्ति को मानना पड़ता था कि उसे उतनी नॉलेज नहीं है जितना वह समझ रहा था। इसी से सोक्रेट्स का फेमस आइडिया आता है, आई नो दैट आई नो नथिंग, यानी असली विजडम यही समझने में है कि मुझे कुछ नहीं पता। डेली लाइफ में भी यह टेक्निक दिखाती है। मान लो कोई कहता है मैं सब जानता हूँ इस टॉपिक के बारे में, अगर तुम उसे सीधे गलत कहने की बजाय सिंपल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो, जैसे कैसे क्यों, अगर ऐसा हो तो
तो धीरे धीरे उसे खुद रियलाइज हो सकता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। यह टेक्निक सोक्रेटिक मेथड का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें लर्निंग क्वेश्चंस के थ्रू होती है, ना कि डायरेक्ट आंसर देने से। आज भी यह मेथड एजुकेशन, लॉ और फिलोसफी में यूज होता है, क्योंकि यह क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। सोक्रेटिक आयरनी एक पावरफुल टीचिंग टूल है, लेकिन यह एक तरह का इंटेलेक्चुअल ट्रैप भी बन सकता है। कुछ लोगों को इससे फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इनडायरेक्टली एक्सपोज किया जा रहा है। फिर भी यह मेथड नॉलेज की लिमिट्स दिखाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है। यह हमें सिखाता है कि असली अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दें। मूरीज लॉ। मूरीज लॉ एक कॉन्सेप्ट है जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग से जुड़ा है, लेकिन इसे अगर सिंपल फिलोसफिकल स्टाइल में समझे तो यह हमें प्रोग्रेस और ग्रोथ के नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मूरीज लॉ को गॉर्डन मूज ने प्रपोज किया था। इसका बेसिक आइडिया यह है कि कंप्यूटर चिप में ट्रांजिस्टर्स की संख्या लगभग हर साल डबल हो जाती है, और इसी वजह से कंप्यूटर की पावर और स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, जबकि कॉस्ट रिलेटिवली कम हो जाती है। सिंपल वर्ड में समझे तो मूरीज लॉ कहता है कि टेक्नोलॉजी लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो करती है। यानी शुरुआत में चेंज छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यहाँ एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो। पहले के कंप्यूटर्स बहुत बड़े, स्लो और एक्सपेंसिव होते थे। फिर धीरे धीरे लैपटॉप आए, फिर स्मार्टफोन आए, और आज एक छोटा सा फोन भी पुराने सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यह रैपिड प्रोग्रेस मूरीज लॉ की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर इसे थोड़ा फिलोसफिकल एंगल से देखें तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ग्रोथ हमेशा इसी तरह चलती रह सकती है? क्या टेक्नोलॉजी इन्फिनाइट तक इम्प्रूव होती रहेगी, या एक पॉइंट के बाद लिमिट आ जाएगी? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि मूरीज लॉ अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है, क्योंकि फिजिकल लिमिट आ रही है, जैसे चिप्स को और छोटा बनाना मुश्किल होता जा रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हर सिस्टम की ग्रोथ इवेंचुअली लिमिट तक पहुंच जाती है? मूरीज लॉ सिर्फ टेक्नोलॉजी का रूल नहीं, बल्कि एक ब्रॉडर आइडिया भी दिखाता है कि इंसानी इनोवेशन कैसे काम करती है। हम लगातार बेहतर टूल्स बनाते हैं जो हमें और एडवांस चीजें बनाने में हेल्प करते हैं, और यह साइकिल आगे बढ़ती रहती है। सिंपल समझ में मूरीज लॉ हमें यह सिखाता है कि प्रोग्रेस हमेशा स्टडी नहीं होती। कई बार वह अचानक बहुत तेजी से बढ़ती है, और यह रैपिड ग्रोथ ही मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करती है। पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस एक फिलोसफिकल आइडिया है जिसे कार्ल पॉपर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन पॉइंट यह है, अगर कोई सोसाइटी बिना किसी लिमिट के टॉलरेंट बन जाती है तो वही टॉलरेंस आखिर में खत्म हो सकती है। इसका मतलब सिंपल है, अगर हम हर तरह के आइडियाज और लोगों को टॉलरेट करते रहें, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो खुद इनटॉलरेंट है, तो धीरे धीरे वही लोग सोसाइटी पर कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी लोगों की फ्रीडम खत्म कर सकते हैं। यानी अनलिमिटेड टॉलरेंस खुद अपने खिलाफ काम करने लगती है। कार्ल पॉपर का कहना था कि सोसाइटी को ओपन और एक्सेप्टिंग होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। अगर कोई ग्रुप हेट्रेड फैलाता है, वायलेंस को सपोर्ट करता है, या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उसे कंप्लीटली टॉलरेट करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स इवेंचुअली उसी फ्रीडम को खत्म कर सकते हैं जिसे उन्हें एग्जिस्ट करने दिया है। डेली लाइफ में इसे ऐसे समझो, मान लो एक क्लासरूम है जहां टीचर सबको बोलने की फ्रीडम देता है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स बाकी सबको डराने लगे, उन्हें बोलने ही न दे या उन्हें इंसल्ट करें, और टीचर फिर भी बोले मैं सबको टॉलरेट कर रहा हूं, तो धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स की फ्रीडम खत्म हो जाएगी। यहाँ टीचर को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, वरना पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। यही पैराडॉक्स हमें एक मुश्किल सवाल के सामने खड़ा करता है, क्या हमें फ्री स्पीच के नाम पर हर चीज अलाउ करनी चाहिए, इवन अगर वह स्पीच सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही हो, या फिर हमें कुछ लिमिट्स लगानी चाहिए? यह आइडिया आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है, खासकर हेट स्पीच, सेंसरशिप और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की डिबेट में। यह हमें याद दिलाता है कि एब्सोल्यूट टॉलरेंस कभी कभी खुद डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। सिंपल शब्दों में पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस कहता है, अगर हम टॉलरेंस को बचाना चाहते हैं तो हमें कभी कभी इनटॉलरेंस के खिलाफ होना ही पड़ेगा। रसल पैराडॉक्स। रसल पैराडॉक्स एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जो बर्ट्रैंड रसल ने 1901 में डिस्कवर किया था।
यह सेट थ्योरी में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है और यह बताता है कि अगर हम सेट्स को सही तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे तो लॉजिक खुद ही टूट सकता है। इस पैराडॉक्स का मेन सवाल है, उन सभी सेट्स का सेट जो खुद को कंटेन नहीं करते, क्या वह खुद को कंटेन करता है? अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। अगर वह सेट खुद को कंटेन करता है तो डेफिनेशन के हिसाब से उसे खुद को कंटेन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वह खुद को कंटेन नहीं करता तो फिर उसे सेट में होना चाहिए, यानी उसे खुद को कंटेन करना चाहिए। यानी दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। यह एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल लगता है। मान लो एक गांव में एक बार्बर है जो सिर्फ उन्हीं लोगों की शेविंग करता है जो खुद अपनी शेविंग नहीं करते। अब सवाल है, क्या बार्बर खुद की शेविंग करता है? अगर वह खुद की शेविंग करता है तो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ उन लोगों की शेविंग करता है जो खुद की नहीं करते। लेकिन अगर वह खुद की शेविंग नहीं करता तो उसे करनी चाहिए, क्योंकि वह उन सभी की शेविंग करता है जो खुद की नहीं करते। फिर वही प्रॉब्लम, हर केस में कॉन्ट्राडिक्शन। यह पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि सेल्फ रेफरेंस, यानी जब कोई चीज खुद पर अप्लाई होती है तो बहुत आसानी से लॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रसल पैराडॉक्स इतना पावरफुल था कि इसे मैथमेटिशियन और लॉजिक की पूरी फाउंडेशन को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। बाद में जेरमेलो फ्रैंकल सेट थ्योरी जैसे सिस्टम डेवलप किए गए ताकि ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से बचा जा सके। इसका इम्पैक्ट सिर्फ मैथ तक लिमिटेड नहीं, यह फिलोसफी, लॉजिक और कंप्यूटर साइंस में भी इम्पोर्टेंट है। गोडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेल्फ रेफरेंस की डिस्कशन पर इसका असर पड़ा है। सिंपल शब्दों में रसल पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि अगर डेफिनेशन क्लियर न हो और सेल्फ रेफरेंस को कंट्रोल न किया जाए तो इवन सबसे लॉजिकल सिस्टम भी अपने अंदर से टूट सकता है। पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस। पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम है जो सवाल उठाता है कि क्या एक पावरफुल बीइंग सच में हर चीज कर सकता है। इसका सबसे फेमस वर्जन है, क्या एक ओमनीपोटेंट बीइंग ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह खुद ना उठा सके। अब इसमें प्रॉब्लम समझो, अगर वह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह खुद नहीं उठा सकता तो इसका मतलब है कि एक काम है जो नहीं कर सकता, यानी वह ट्रिली ओमनीपोटेंट नहीं है। लेकिन अगर वह ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकता तो फिर भी एक काम है जो वह नहीं कर सकता, यानी फिर भी उसकी पावर लिमिटेड हो जाती है। यानी दोनों ही सिचुएशंस में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है और इस पैराडॉक्स का मेन पॉइंट यही है। यह पैराडॉक्स हमें ओमनीपोटेंट लॉजिक और पावर की लिमिट के बारे में डीप से सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऑल पावरफुल का मतलब सच में कुछ भी करना है, या फिर इसका मतलब थोड़ा अलग है? कुछ फिलोसफर और थियोलॉजियंस जैसे थॉमस एक्विनस ने कहा कि ओमनीपोटेंस को सही तरीके से समझना जरूरी है। उनके अनुसार ओमनीपोटेंस का मतलब है वह सब कुछ कर पाना जो लॉजिकली पॉसिबल है, यानी जो चीज लॉजिकल इम्पॉसिबल है, जैसे स्क्वायर सर्कल बनाना, वह कोई रियल टास्क ही नहीं, इसलिए उसे न कर पाना वीकनेस नहीं है। इसी तरह सीएस लेविस ने कहा कि कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअली रियल चीजें नहीं होती बल्कि मीनिंगलेस स्टेटमेंट होते हैं। इसीलिए ऐसा पत्थर बनाना जिसे खुद न उठा सके भी एक तरह का लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है, ना कि एक वैलिड टास्क। यह पैराडॉक्स फिलोसफी और थियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पावर की लिमिट्स क्या है और लॉजिक का रोल क्या है। क्या पावर लॉजिक से ऊपर हो सकती है या लॉजिक ही हर चीज की बाउंड्री तय करता है? प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर डायलेमा एक फेमस कॉन्सेप्ट है जो गेम थ्योरी और डिसीजन मेकिंग में आता है। यह दिखाता है कि कई बार रैशनल लोग भी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो आखिर में उनके खुद के खिलाफ चले जाते हैं, खासकर जब ट्रस्ट की कमी होती है। इसमें एक सिचुएशन इमेजिन की जाती है जहां दो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और उन्हें अलग अलग रूम्स में रखा जाता है। दोनों को एक ही ऑफर दिया जाता है, अगर एक दूसरे को बिट्रे कर दे और दूसरा चुप रहे तो बिट्रे करने वाला फ्री हो जाएगा और जो चुप रहा उसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी। अगर दोनों एक दूसरे को बिट्रे करते हैं तो दोनों को मीडियम पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को बहुत कम पनिशमेंट मिलेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, हर प्रिजनर इंडिविजुअली सोचता है कि बिट्रे करना सेफ ऑप्शन है क्योंकि चाहे दूसरा कुछ भी करे बिट्रेल में रिस्क कम लगता है। लेकिन जब दोनों ऐसा सोचते हैं और दोनों बिट्रे कर देते हैं तो दोनों को नुकसान हो जाता है, जबकि अगर दोनों ट्रस्ट करके चुप रहते हैं तो दोनों के लिए रिजल्ट बेहतर होता है। यही इस डायलेमा का कोर आइडिया है कि इंडिविजुअल रैशनैलिटी कभी कभी कलेक्टिव फेलियर की तरफ ले जाती है।
एक डेली लाइफ का एग्जांपल देखिए। जैसे दो दुकानदार हैं, अगर दोनों हाई प्राइस रखें तो दोनों अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक प्राइस कम कर दे तो उसे ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। इसीलिए दोनों सोचते हैं कि प्राइस कम कर दें। आखिर में दोनों प्राइस कम कर देते हैं और दोनों का प्रॉफिट कम हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट हमें ट्रस्ट, कोऑपरेशन और कंपटीशन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी में इसका यूज होता है। जैसे कंट्रीज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में स्ट्रगल करती है, क्योंकि हर कंट्री को डर होता है कि अगर उसने हथियार कम किए और दूसरे ने नहीं किए तो वह वीक हो जाएगी। यह डायलेमा यह भी दिखाता है कि कोऑपरेशन तभी पॉसिबल होता है जब लोगों के बीच लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। जब लोग बार बार इंटरेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट डेवलप होता है। वे सेल्फिश डिसीजन लेने के बजाय कोऑपरेशन की तरफ जाते हैं। लॉटरी फैलेसी। लॉटरी फैलेसी एक लॉजिकल मिस्टेक है जिसमें लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई इवेंट बहुत ही अनलाइकली है तो वह होना ही नहीं चाहिए या वह पॉसिबल ही नहीं है। यानी लोग इम्प्रोबेबल को इम्पॉसिबल समझ लेते हैं, जो कि गलत है। इस फैलेसी को समझने के लिए लॉटरी का एग्जाम्पल सबसे आसान है। मान लो कोई लॉटरी जीतता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम चांसेस थे तो यह रिग्ड होगा, लेकिन यह रीजनिंग गलत है, क्योंकि भले ही किसी एक स्पेसिफिक इंसान के जीतने के चांसेस बहुत कम हो, लेकिन यह ऑलमोस्ट तय है कि इतने सारे पार्टिसिपेंट में से कोई ना कोई तो जीतेगा ही। यानी प्रॉब्लम यह है कि लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। यह फैलेसी अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी दिखती है। जब कोई रेयर इवेंट होता है तो लोग तुरंत मान लेते हैं कि इसके पीछे कोई हिडन प्लान या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन रहा होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह नेचुरली हो ही नहीं सकता। एवोल्यूशन की डिबेट में भी यह दिखाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स लाइफ इतनी अनलाइकली है कि यह रैंडम प्रोसेस से नहीं आ सकती, लेकिन वे यह इग्नोर कर देते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर और काउंटलेस पॉसिबिलिटीज के कारण ऐसे रेयर इवेंट पॉसिबल हो जाते हैं। लॉटरी फैलेसी हमें समझने में हेल्प करता है कि रेयर इवेंट का होना स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि लार्ज सिस्टम में एक्सपेक्टेड होता है। अगर इनफ ट्रायल्स हों तो इवन सबसे अनलाइकली इवेंट भी कभी ना कभी जरूर होगा। प्रॉब्लम ऑफ द क्राइटेरियन। प्रॉब्लम ऑफ द क्राइटेरियन एक डीप फिलोसफिकल प्रॉब्लम है जिसे फिलोसोफर रोड्रिक क्लिज़ोम ने एक्सप्लेन किया था। यह एपिस्टेमोलॉजी में आता है और यह सवाल उठाता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा नॉलेज सही है और कौन सा गलत। इसका मेन इशू एक सर्कुलर प्रॉब्लम है। अगर हमें यह चेक करना है कि कोई बिलीफ सही है या नहीं तो हमें एक रिलायबल मेथड चाहिए, लेकिन अगर हमें यह प्रूव करना है कि हमारा मेथड रिलायबल है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन से बिलीफ सच हैं। यानी नॉलेज को डिफाइन करने के लिए मेथड चाहिए और मेथड को प्रूव करने के लिए नॉलेज चाहिए। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। डेली लाइफ में इसे ऐसे समझिए, अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हें कैसे पता कि ये बात सही है, तो तुम कह सकते हो क्योंकि मैंने एक रिलायबल मेथड यूज किया है। लेकिन अगर अगला सवाल आए तुम्हें कैसे पता कि वह मेथड रिलायबल है, तो फिर तुम्हें फिर से और जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर उस जस्टिफिकेशन को भी प्रूव करना पड़ेगा। इस तरह यह प्रोसेस या तो इन्फिनाइट रिग्रेस में चला जाता है, जहाँ हर आंसर के लिए एक नया प्रूफ चाहिए होता है, या फिर सर्कुलर रीजनिंग बन जाता है जहां हम वही चीज एज्यूम कर लेते हैं जिसे प्रूव करना हो। इस प्रॉब्लम के दो मेन अप्रोच है। मेथोडिस्ट कहते हैं कि हमें पहले क्लियर मेथड बनाना चाहिए जिससे हम ट्रूथ को आइडेंटिफाई कर सके और फिर उसी के बेसिस पर नॉलेज डिसाइड करनी चाहिए। दूसरी तरफ है पर्टिकुलरिस्ट। वो कहते हैं कि हमें पहले से कुछ चीजें पता होती है जो क्लियरली ट्रू है और हमें उन्हीं एग्जांपल्स के आधार पर नॉलेज के रूल्स बनाने चाहिए। यह प्रॉब्लम फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कभी पॉसिबल है या नहीं। ह्यूम्स प्रॉब्लम ऑफ मिरेकल। ह्यूम्स प्रॉब्लम ऑफ मिरेकल एक स्पेक्टिकल आर्ग्यूमेंट है जिसे फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने अपनी बुक एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन किया था। इसमें वह सवाल उठाते हैं, क्या हम जस्टिफाइड हो सकते हैं यह मानने में कि कोई मिरेकल सच में हुआ है। ह्यूम मिरेकल को डिफाइन करते हैं एक ऐसी घटना के रूप में जो नेचुरल लॉज को वायलेट करती है, यानी जो हमारी रेगुलर एक्सपीरियंस के खिलाफ हो, जैसे डेड पर्सन का वापस जिंदा हो जाना या बिना किसी कारण के कोई ऑब्जेक्ट हवा में रुक जाना। उनका मेन आर्ग्यूमेंट प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। वो कहते हैं कि नेचुरल लॉज बार बार ऑब्जर्व होकर कंफर्म हुए हैं,
जैसे आग जलती है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं और लोग मरने के बाद वापस जिंदा नहीं होते। इन चीजों के इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इनके खिलाफ किसी मिरेकल को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम मान लें कि नेचुरल लॉ टूट गया, या फिर ये मान लें कि रिपोर्ट गलत है, बड़ा चढ़ा के पेश किया है, या ये डिसेप्शन है, तो ह्यूम के अकॉर्डिंग रैशनल चॉइस ये होगी कि हम रिपोर्ट पर डाउट करें। अगर कोई कहे कि उसने अपनी आंख से देखा कि कोई इंसान उड़ रहा था, तो तुम क्या मानोगे? यह कि ग्रेविटी अचानक काम करना बंद कर गई, या कि उस इंसान ने गलत देखा या कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई? मोस्ट लाइकली हम सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। ह्यूम ये भी कहते हैं कि मिरेकल्स की रिपोर्ट अक्सर अनरिलायबल सोर्सेज से आती है, जैसे पुराने टेक्स्ट, रिलीजियस बिलीवर, या जो लोग पहले से बिलीफ रखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी भी बायसेस, विशफुल थिंकिंग और एग्जैजरेशन से भरी होती है, जिससे ऐसे क्लेम्स और भी डाउटफुल हो जाते हैं। इन्फिनाइट रिग्रेस प्रॉब्लम। इन्फिनाइट रिग्रेस प्रॉब्लम एक ऐसी फिलोसफिकल प्रॉब्लम है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन इतनी लंबी चेन में चला जाता है कि उसका कोई फाइनल एंड ही नहीं मिलता। यानी हर आंसर के बाद एक नया क्यों खड़ा हो जाता है और यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। यह प्रॉब्लम खासकर एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और लॉजिक में दिखती है, जहाँ हर क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए और जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर कोई कहे मुझे पता है कि एक्स ट्रू है और तुम पूछो कैसे, वह बोले क्योंकि वाई भी ट्रू है। फिर तुम पूछो वाई कैसे ट्रू है, वह बोले क्योंकि जेड है। और फिर तुम पूछो कि जेड क्यों है, और ऐसे ये चेन चलती रहती है। अगर कहीं पर भी फाइनल स्टॉपिंग पॉइंट नहीं मिलता तो नॉलेज को सॉलिड तरीके से एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। मेटाफिजिक्स में इसका एक फेमस एग्जांपल है फर्स्ट कोज प्रॉब्लम। अगर हम कहें कि हर चीज का एक कोज होता है, तो हर कोज का भी एक कोज होना चाहिए। इससे एक इन्फिनाइट चेन बन जाती है। इससे बचने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि एक फर्स्ट कोज होना चाहिए, जैसे गॉड या बिग बैंग, जो खुद अनकोज्ड है। इस प्रॉब्लम के 3 मेन सॉल्यूशन दिए गए हैं। फाउंडेशनलिज्म, वो कहता है कि कुछ बेसिक बिलीफ ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ एविडेंट है और उन्हें फर्दर जस्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं, वहीं से चेन रुक जाती है। कोहेनिज्म, ये कहते हैं कि बिलीफ एक वेब की तरह होता है, जहां वे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन में जस्टिफिकेशन मिले। इन्फाइनेटिज्म, ये एक अलग व्यू है जो मानता है कि जस्टिफिकेशन इन्फिनाइट चल सकती है और जरूरी नहीं कि कोई फाइनल फाउंडेशन हो। यह प्रॉब्लम हमें एक बहुत डीप सवाल तक लेके जाती है, आखिर जस्टिफिकेशन कहाँ रुकती है? क्या हमें अल्टीमेट सर्टेनिटी मिल सकती है, या हर चीज किसी ना किसी और रीजन पर डिपेंड करती है? रेवन पैराडॉक्स। रेवन पैराडॉक्स एक लॉजिकल पजल है जिसे फिलोसोफर कार्ल हेम्पल ने दिया था। यह फिलोसफी और साइंस में आता है और यह दिखाता है कि हम ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जनरल स्टेटमेंट को कैसे कंफर्म करते हैं। इस पैराडॉक्स का मेन एग्जांपल है एक स्टेटमेंट कि सारे कौवे काले हैं। अब सिंपल लॉजिक के हिसाब से जब भी हम एक काला कौवा देखते हैं तो हमें लगता है कि यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन उसे सपोर्ट करती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, लॉजिक के एक रूल को काउंटरपोजिशन कहते हैं। इसके अनुसार सारे कौवे काले हैं का यह मतलब होता है कि जो भी नॉन ब्लैक थिंग है वो कौवा नहीं हो सकती। अब अगर यह भी ट्रू है, तो जब हम कोई नॉन ब्लैक चीज देखते हैं जो कौवा नहीं है, जैसे कि रेड एप्पल, ब्लू कार या व्हाइट शर्ट, तो वह भी इनडायरेक्टली अप्रूव कर रही है कि सारे कौवे काले हैं। यहीं से पैराडॉक्स शुरू होता है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर तुम एक ग्रीन ट्री देखते हो तो वह भी समहाउ एविडेंस बन जाता है कि सारे कौवे काले हैं। लेकिन यह बात हमें बिल्कुल वियर्ड लगती है, क्योंकि ट्री का कौवों से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यही रेवन पैराडॉक्स हमें चैलेंज करता है कि क्या हर लॉजिकल करेक्ट एविडेंस सच में मीनिंगफुल हो सकता है या नहीं। कुछ फिलोसोफर कहते हैं कि हर एविडेंस की वैल्यू इक्वल नहीं होती। जो एविडेंस डायरेक्टली रेलिवेंट होता है, जैसे काले कौवे को देखना, वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि अनरिलेटेड चीजों का एविडेंस वीक या इररेलेवेंट हो सकता है। सिंपल शब्दों में यह पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि सिर्फ लॉजिक ही काफी नहीं, बल्कि रेलिवेंस भी इंपॉर्टेंट है जब हम साइंटिफिक कंक्लूजन बनाते हैं। ड्यूनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ड्यूनिंग-क्रूगर इफेक्ट एक कोग्निटिव बायस है जिसमें कम नॉलेज या स्किल वाले लोग अपनी एबिलिटी को ज्यादा समझ लेते हैं, जबकि जो लोग सच में स्किल्ड होते हैं वे कई बार खुद को कम आंकते हैं। इस आइडिया को साइकोलॉजिस्ट डेविड ड्यूनिंग और जस्टिन क्रूगर ने आइडेंटिफाई किया था।
उनका कहना था कि जिन लोगों के पास नॉलेज कम होता है उन्हें यह समझ नहीं आती कि उन्हें कितना कम पता है, यानी उनमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। इसका कोर आइडिया सिंपल है, इग्नोरेंस और कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जिसे कम आता है उसे लगता है कि उसे सब आता है, और जिसे ज़्यादा आता है उसे अपनी लिमिटेशन ज़्यादा क्लियरली दिखती है। इसीलिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है, जो लोग कम जानते हैं वे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो सच में नॉलेजेबल है वे खुद पर डाउट करते रहते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी देखो, कई बार लोग बिना प्रॉपर नॉलेज के बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ओपिनियन देते हैं, जबकि एक्सपर्ट अक्सर क्वेश्चन और बैलेंस्ड बात रखते हैं। यह इफेक्ट एजुकेशन, पॉलिटिक्स, बिजनेस और डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पैक्ट डालता है। यह एक्सप्लेन करता है कि क्यों कभी कभी अनक्वालिफाइड लोग भी लीडरशिप रोल में आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर लोग जल्दी बिलीव कर लेते हैं, और क्यों लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को और एस्टिमेट कर लेते हैं। इससे बचने का तरीका है सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमिलिटी। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं पता, और हमेशा सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। मैंचूजन ट्राइलेमा। मैंचूजन ट्राइलेमा एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम है जो ये दिखाता है कि किसी भी बिलीफ या क्लेम को पूरी तरह जस्टिफाई करना कितना मुश्किल है। इसका नाम बैरन मंचूजन से लिया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद को अपने ही बाल पकड़कर दलदल से बाहर निकाल लिया था। यह एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को दिखाने के लिए यूज होता है। इस ट्राइलेमा के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी बिलीव को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम तीन में से किसी एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पहला है इन्फिनाइट रिग्रेस। इसका मतलब है कि हर जस्टिफिकेशन के लिए एक और जस्टिफिकेशन चाहिए, यह चैन कभी खत्म नहीं होती। अगर हम पूछे कि एक्स क्यों ट्रू है तो जवाब मिले क्योंकि वाई है, तो फिर हमें पूछना पड़ेगा कि वाई क्यों ट्रू है। यह प्रोसेस एंडलेसली चलता रहेगा। दूसरा है सर्कुलर रीजनिंग। इससे हम किसी भी क्लेम को उसी क्लेम से जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे कोई कहे मेरी रीजनिंग सही है क्योंकि मैंने खुद चेक किया है कि मेरी रीजनिंग सही है। एक सर्कल बन जाता है जहां हम असल में कुछ नया प्रूव नहीं कर रहे होते। तीसरा है एक्सोमेटिक अजम्पशंस। इसमें हम कुछ बिलीफ्स को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, यह मानकर कि वे सेल्फ एविडेंट है, जैसे लॉजिक सही है या हमारी सेंसेस रिलायबल है। इसको हम प्रूव नहीं करते, बस मान लेते हैं। डेली लाइफ में यह भी दिखाता है कि मान लो कोई कहे मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी सोच सही है। अगर तुम पूछो कैसे, तो या तो वह एंडलेस एक्सप्लेनेशन देगा, या खुद की बात को ही रिपीट करेगा, या बोलेगा बस यह ऑब्वियस है। तीनों ही केसेस इस ट्राइलेमा में आते हैं। यह प्रॉब्लम दिखाता है कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पाना शायद पॉसिबल नहीं। हर नॉलेज सिस्टम कहीं ना कहीं या तो इन्फिनाइट चेन में फंसता है, या सर्कुलर हो जाता है, या कुछ अजम्पशन पर ही टिकता है। मीडियोलॉजिकल नाइलिज्म। मीडियोलॉजिकल नाइलिज्म एक रेडिकल फिलोसफिकल व्यू है जो कहता है कि जो चीजें पार्ट से मिलकर बनी है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस व्यू के अकॉर्डिंग सिर्फ सबसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल ही रियल होते हैं। जिन चीजों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वे बस इन पार्टिकल्स की ग्रुपिंग है। सिंपल में समझो, अगर तुम एक टेबल देखते हो तो कॉमन सेंसेस कहती है कि यह टेबल है, लेकिन मीडियोलॉजिकल नाइलिज्म के हिसाब से टेबल नाम की कोई अलग चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वह बस एटम्स का एक अरेंजमेंट है जिसे हम कन्वीनियंस के लिए टेबल कह देते हैं। यह व्यू कहता है कि वॉल नाम की कोई सेपरेट रियलिटी नहीं होती, सिर्फ पार्ट्स होते हैं, यानी चेयर्स, कार, बिल्डिंग, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी। ये सब असल में इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पार्टिकल्स का कलेक्शन है। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है पर्सनल आइडेंटिटी का। अगर हम सिर्फ पार्टिकल्स का कलेक्शन है तो मैं नाम की यूनिफाइड आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट करती है? क्या सेल्फ भी सिर्फ एक इल्यूजन है? इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ फिलोसोफर एक मिडिल व्यू देते हैं जिसे मीडियोलॉजिकल यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक वॉल मान सकता है, यानी एक ह्यूमन बॉडी और एक रैंडम पत्थरों का ढेर दोनों ही इक्वली ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मीडियोलॉजिकल नाइलिज्म अभी भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यह हमारी डेली एक्सपीरियंस को चैलेंज करता है। हम क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग चीजों के रूप में देखते हैं, लेकिन यह थ्योरी कहती है कि डिस्टिंक्शन असल में लैंग्वेज का रिजल्ट है, रियलिटी का नहीं। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स एक कॉन्सेप्ट है जो यह बताता है कि जब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं तो वे एक शेयर्ड रिसोर्सेज को इतना यूज कर लेते हैं कि अंत में सबका नुकसान हो जाता है।
यहाँ तक कि उनका खुद का भी इस आइडिया को जेरेट हेडिन ने 1968 में पॉपुलर बनाया। इसका बेसिक लॉजिक सिंपल है। मान लो कुछ फार्मर्स एक कॉमन पेस्चर शेयर करते हैं जहाँ उनके जानवर घास खाते हैं। अगर एक फार्मर अपने जानवर बढ़ाता है तो उसे फायदा होता है, लेकिन अगर हर फार्मर यही सोचे और अपने जानवर बढ़ा ले तो धीरे धीरे घास खत्म हो जाएगी और पूरा पेस्चर खराब हो जाएगा। अंत में किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। यानी इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन सही लगता है, लेकिन कलेक्टिव लेवल पर वही डिसीजन प्रॉब्लम बन जाता है। क्लाइमेट चेंज भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हर कंट्री सोचती है अगर वह एमिशन कम नहीं भी करे तो उसका इफेक्ट छोटा होगा, लेकिन जब सब ऐसा सोचते हैं तो ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसान नहीं है, लेकिन कुछ अप्रोचेस है। एक है गवर्नमेंट रेगुलेशन, जहां रूल बनाकर रिसोर्सेज का यूज कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, जहां ओनरशिप क्लियर होती है तो लोग रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, जहां लोकल लोग मिलकर रूल्स बनाते हैं और रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमें एक और इम्पोर्टेंट बात सिखाता है, इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस जरूरी है। अगर हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेगा तो शेयर्ड रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे। पेंसाइज्म एक फिलोसफिकल व्यू है जो कहता है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों या एनिमल तक लिमिटेड नहीं, बल्कि यह यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर चीज में किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है, यहाँ तक कि रॉक्स, एटम्स और गैलेक्सीज में भी। मैटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉम्प्लेक्स ब्रेन एक्टिविटी से पैदा होती है, लेकिन पेंसाइज्म इससे अलग बात करता है। यह कहता है कि कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यह पहले से हर लेवल पर मौजूद है, बस अलग अलग डिग्री में। यह आइडिया नया नहीं है, इसके रूट्स एंशिएंट ईस्टर्न फिलोसफी, स्टोइसिज्म और स्पिनोजा की फिलोसफी में भी मिलते हैं। लेकिन आज के टाइम में यह फिर से इम्पोर्टेंट हो गया है, खासकर कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम को लेकर। साइंस में एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, यानी यह समझना कि फिजिकल ब्रेन प्रोसेस से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे पैदा होता है। जैसे न्यूरॉन्स फायर करते हैं, यह तो हमें समझते हैं, लेकिन फील कैसा होता है यह अभी भी मिस्ट्री है। पेंसाइज्म इस प्रॉब्लम का एक रेडिकल सॉल्यूशन देता है। यह कहता है कि शायद कॉन्शियसनेस कहीं से नहीं आती, बल्कि हर जगह पहले से मौजूद है। यानी मैटर और माइंड अलग चीज नहीं, बल्कि एक रियलिटी के दो एस्पेक्ट हैं। इस आइडिया के अलग अलग वर्जन्स हैं। माइक्रोसाइकिज्म के अकॉर्डिंग छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन में भी बहुत बेसिक लेवल की कॉन्शियसनेस होती है, और जब ये कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस बनता है। कॉस्मोसाइकिज्म कहता है कि पूरा यूनिवर्स एक सिंगल कॉन्शियस एंटिटी हो सकता है और इंडिविजुअल माइंड उसी का हिस्सा है। लेकिन इस व्यू के खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट है। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह थ्योरी साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करना मुश्किल है, और यह भी क्लियर नहीं कि छोटे छोटे कॉन्शियस पार्ट मिलकर एक यूनिफाइड माइंड कैसे बनते हैं। फिर भी पैनसाइकिज्म एक इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव देता है, खासकर उन लिमिटेशंस के लिए जो मैटेरियलिज्म में दिखती है। टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे शॉर्ट में TMT कहा जाता है, एक साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है जो यह समझने की कोशिश करता है कि इंसान अपनी मौत की अवेयरनेस के साथ कैसे डील करता है। इस थ्योरी को जेफ ग्रीनबर्ग, शेल्डन सोलोमन और टॉम ने डेवलप किया था। इसका मेन आइडिया यह है कि इंसान बाकी एनिमल से अलग है, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन उसे मरना है। यह अवेयरनेस एक डीप एग्जिस्टेंशियल फियर पैदा करती है। इस डर को मैनेज करने के लिए इंसान अलग अलग तरीके अपनाता है, जिन्हें सिंबॉलिक इमोरलिटी कहा जाता है। सिंबॉलिक इमोरलिटी का मतलब है कि इंसान यह फील करना चाहता है कि वह किसी न किसी फॉर्म में डेथ के बाद भी बचा रहेगा। यह रिलीजन, कल्चर, अचीवमेंट या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के थ्रू हो सकता है, जैसे कोई अपने नाम से कुछ बड़ा काम करना चाहता है या अपने बिलीव्स के थ्रू एक बिगर पर्पस से जुड़ना चाहता है। TMT के एक्सपेरिमेंट में यह पाया जाता है कि जब लोगों को उनकी मौत की याद दिलाई जाती है तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। वे अपने कल्चरल बिलीफ को और स्ट्रांगली डिफेंड करने लगते हैं, सोसाइटी के रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं और कई बार आउटसाइडर के प्रति ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डेथ का फियर सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, बल्कि यह हमारी थिंकिंग, पॉलिटिक्स, मोरालिटी और आइडेंटिटी को डीप इन्फ्लुएंस करता है। यह थ्योरी यह भी एक्सप्लेन करती है कि लोग अपनी आइडियोलॉजी से इतना स्ट्रांगली क्यों जुड़ जाते हैं और ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं,
जब किसी का बिलीफ चैलेंज होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सिक्योरिटी और मीनिंग ही खतरे में पड़ गए हों। क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम सुपरपोजिशन फिजिक्स की एक बहुत स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन भी उतने ही डीप हैं। इसके अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर कई पॉसिबल स्टेट में हो सकता है, जब तक कि उसे मेजर या ऑब्जर्व न किया जाए। सिंपल में समझो तो पार्टिकल की कोई फिक्स्ड पोजीशन या स्टेट नहीं होती, बल्कि वह पॉसिबिलिटीज के रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ऑब्जर्वेशन होती है वह एक स्पेसिफिक स्टेट में सेटल हो जाता है। इस आइडिया को समझने के लिए एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है, श्रोडिंगर कैट। इसमें कैट को एक बंद बॉक्स में रखा जाता है और क्वांटम प्रोसेस के कारण वह कैट एक समय में अलाइव भी और डेड भी, जब तक कोई उसे ऑब्जर्व न करे। जैसे ही बॉक्स खोला जाता है कैट एक डेफिनेट स्टेट में मिलती है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप सवाल उठाता है। अगर ऑब्जर्वेशन के बिना स्टेट फिक्स ही नहीं तो क्या रियलिटी ऑब्जर्वेशन से पहले एग्जिस्ट भी करती है, या रियलिटी तभी बनती है जब उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। कुछ इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि रियलिटी ऑब्जर्वेशन से पहले अनडिफाइंड होती है। इसे कोपेनहेगर इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इसके अनुसार मेजरमेंट ही रियलिटी को तय करता है। दूसरी तरफ मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहती है कि हर पॉसिबल आउटकम एक्चुअल होता है, बस अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में। यानी एक यूनिवर्स में कैट जिंदा है और दूसरे में डेड। अब फिलोसफिकल सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्या कॉन्शियसनेस रियलिटी को इफेक्ट करती है? अगर ऑब्जर्वेशन सुपरपोजिशन को कोलैप्स करती है तो क्या ऑब्जर्वर खुद रियलिटी बनाने में रोल निभाता है? डेली लाइफ में थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन सोचो, हम जो भी देखते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर ऑब्जर्वेशन ही चीजों को डिफाइन करती है तो रियलिटी शायद उतनी फिक्स्ड नहीं जितनी हम समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने आइडियलिज्म, पैंसाइज्म और सिमुलेशन थ्योरी जैसे आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया है। यह डिटर्मिनिज्म और ऑब्जेक्टिविटी को चैलेंज करता है। सिंपल शब्दों में कहे तो क्वांटम सुपरपोजिशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रियलिटी शायद सॉलिड और फिक्स्ड नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक सेट है जो ऑब्जर्वेशन के साथ शेप लेता है। और अगर ऐसा है तो दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज हो सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।